नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। और इस समय हम मौजूद हैं रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्क्लेव 3.0 में, जो सरस्वत चैम्बर द्वारा आयोजित किया गया है। दरअसल इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है, जिस तरह से रियल एस्टेट का सेक्टर, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर तेज़ी से बदल रहा है, नए नए आयाम छू रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आया है, नई नई टेक्नोलॉजीज आई है, जिसको अपनाते हुए लोग, उद्योगपति इसको अपनाते हुए अपने उद्योग को विस्तार दे रहे हैं। और एक ये ऐसा ही मंच है जहाँ पर बड़ी संख्या में आज उद्योगपति जुटे हैं, जो रियल एस्टेट के सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में किस तरह की चुनौतियाँ आती है, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ है, फ्यूचर में क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है, इस मंच पर आज कॉन्क्लेव में चर्चा होने जा रही है। तो आइए जानते हैं उद्योगपतियों से, निवेशकों से, रियल एस्टेट के लोगों से कि आखिर ये कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है और इस कॉन्क्लेव से कितना फ़ायदा छोटे उद्योगपतियों को, रियल एस्टेट सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा। तो इस कॉन्क्लेव में खास मेहमान, खास अतिथि के तौर पर पहुंचे विनायक भाई जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी में। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कॉन्क्लेव 3.0 का यहाँ पर आयोजन हुआ है। बदलते दौर के साथ रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर सर कितना बदल चुका है? अभी आप अगर देखें, इंडिया में कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में कहीं भी जीडीपी के 8 to 10% इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन में हो नहीं रहा है। तो उस हिसाब से ये सेक्टर बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसमें सारी कंपनियां जो इसमें काम करती हैं, बड़ी कंपनियां हो या एमएसएमईज हो, छोटी कंपनियां हो, सबको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इसमें। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है फ्यूचर में, लेकिन चैलेंजेस भी उतने हैं। जब कंस्ट्रक्शन होता है तो कई सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, खासकर इन्वायरमेंट को लेकर कई सारे सवाल उठाए जाते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहें? तो सस्टेनेबिलिटी, इसको हम लोगों को फ्रंट एंड सेंटर रखना है पहले से। इसके बारे में सोच के ही प्रोजेक्ट्स करने हैं। एज़ फार एज पॉसिबल कहीं एनवायरनमेंट को हानि नहीं हो, ये डिज़ाइन स्टेज में ही सोचना चाहिए, बाद में जाके नहीं। और उसके लिए अगर कुछ रिलोकेशन करना पड़े, कुछ ट्रीज़ का रिप्लांटेशन करना पड़े, उसको सारा प्लान्ड तरीके से करना है और उसको ट्रैक भी करना है कि हम जो रिप्लांट कर रहे हैं वो बच रहे हैं कि नहीं। सो ये कमिटमेंट सारे लोगों को शुरुआत से रखनी है। और दूसरा ये है कि आजकल कंस्ट्रक्शन में सस्टेनेबिलिटी का इस्तेमाल काफ़ी हो सकता है। अभी ये गृहा रेटिंग्स है या IGBC CII के रेटिंग्स है, इसमें आपको सस्टेनेबिलिटी 5 स्टार प्लैटिनम रेटिंग्स मिलता है, आपको नेट ज़ीरो कार्बन, नेट ज़ीरो एनर्जी मिलता है। तो इस पे काफ़ी सारा ध्यान जाना चाहिए लोगों का। अभी शुरुआत है, लेकिन काफ़ी बड़ी कंपनियां अभी कर रही हैं। लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी के बारे में सभी ने सोचना चाहिए, बिकॉज वाटर ये बड़ा क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्स है, जो कहीं भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो होता है। कार्बन एमिशंस, उसके बारे में जो ट्रक्स चलती हैं, जो डंपर्स चलती हैं, वो उसमें बायोफ्यूल्स मिक्स कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल काफ़ी सस्टेनेबल अभी मिल रहे हैं, जो सस्टेनेबल तरीके से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। सो इस सब का ध्यान बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह के कॉन्क्लेव्स हेल्प करते हैं इन सब टॉपिक्स पे, की पॉइंट्स पर चर्चा करने के लिए। क्या चैलेंजेस आएंगे, उनसे कैसे निपटना है, वही इसीलिए ऐसे कॉन्क्लेव्स ज़रूरी है। बिकॉज जब रोज़ का काम होता है तो लोगों को इस बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता।
जब यहाँ आके वो सुनते हैं कि बाकी कंपनीज क्या कर रहे हैं और हम एक्सप्लेन करते हैं कि बाकी कंपनीज कैसे इसको टैकल कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी नॉलेज भी बढ़ता है और नेटवर्किंग भी होता है लोगों का। वो एक दूसरे से इसके बारे में बात करते हैं और इससे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है आगे। एमएसएमईज के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है इस सेक्टर में? काफ़ी है, वही हम एमएसएमईज के ऊपर ही ज़्यादा बात कर रहे थे आज कि ये एमएसएमईज को अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्टेबल डिलीवरी, सो दैट उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और जहाँ वो खुद से नहीं कर सकते पार्टनरशिप्स फॉर्म करके बाकी एमएसएमई कंपनियों के साथ बड़े से बड़ा स्कोप लें। सो इससे उनको भी एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा और वो दूसरों को भी उनके साथ ले चल सकते हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या मैसेज करना चाहेंगे, खासकर जो रियल एस्टेट में या इस सेक्टर में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं? नहीं, यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़रूरी है इस सेक्टर के लिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटी इतनी है और यंगस्टर्स का सोच भी काफ़ी अलग रहता है। सो उनको यही हम लोग एडवाइस करते हैं कि इनोवेट करते रहिए और टेक्नोलॉजी यूज़ करते रहिए। पहले के जो लोग हैं या कंपनीज़ हैं वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने में या इनोवेट करने में उतना वो उनका सेट हो गया है कि ऐसे ही करना है, लेकिन ये यंगस्टर्स को पहले से सोचना चाहिए कि अलग तरीके से टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाए, अलग तरीके से सस्टेनेबिलिटी के बारे में कैसा सोचा जाए, एआई कैसे हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन में ले आए। सो ये सब अगर वो लोग पहले से ही टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो प्रोडक्ट्स भी अच्छे बनेंगे, फास्टर बनेंगे, बेटर क्वालिटी के बनेंगे और ये पूरा रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी एलिवेट हो जाएगा। सरस्वत चैम्बर के फाउंडर डायरेक्टर सिद्धार्थ सुनकर हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी में। इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है सिद्धार्थ चैम्बर द्वारा। आपको क्यों लगा कि रियल एस्टेट के सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में ये कॉन्क्लेव आयोजित होने चाहिए? जी, ऐसा है कि हमारा जो चैम्बर का मोटिव है वो है कि कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। तो हम 8 साल से ये चैम्बर के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें हम भारत भर में जो हमारे सारस्वत है उनको इकट्ठा करके एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। तो अभी हम जैसे लीगल वाले हैं, फाइनेंस वाले हैं, आईटी वाले हैं, कंस्ट्रक्शन वाले हैं, तो हम लोगों ने वो थीम बेस्ड कॉन्क्लेव करने चालू किए हैं। तो जो आज का जो कॉन्क्लेव है वो रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन वाला है कि भाई एक दूसरे को सपोर्ट बहुत बार हो सकता है, बिकॉज अभी रियल इस्टेट में काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। जैसे आज के जो हमारे चीफ गेस्ट है विनायक पै साहब, वो टाटा प्रोजेक्ट्स के एमडी है। तो ऐसे लोग को अगर मिलना है तो यही एक प्लेटफॉर्म है। आपको टाटा प्रोजेक्ट्स के एमडी से अगर अपॉइंटमेंट में भी लेना रहेगा तो कम से कम 6 महीना मिलेगा, और वो भी मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, बिकॉज ही विल वेट कि क्यों मिलना चाहते हो। बट कम्युनिटी लेवल पे जब ये वो आते हैं तभी वो हर किसी से घुल मिल जाते हैं। तो हमारा यही है कि एक दूसरे को सपोर्ट करो। हम यहाँ पे काफ़ी वर्सेटाइल लोगों को या फिर स्टॉलवर्ड्स को बुलाते हैं जिनके प्रति समाज के लिए कुछ करने की भावना होती है। तो यही भावना को हमको वृद्धिंगत करना है, यही सारस्वत चैम्बर का मोटिव है। तो आज जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन है। तो इसके लिए जो रियल इस्टेट के लोग हैं, बिकॉज हमारे गोवा में मैंने देखा कि गोवा में काफ़ी सारे लोग हमारे रियल इस्टेट में से जुड़े हैं, और आज के दिन यहाँ पे सिर्फ गोवा से नहीं, सिर्फ और महाराष्ट्र कर्नाटक से नहीं, बल्कि राजस्थान से और वेस्ट बंगाल ने कलकत्ता से भी लोग आए हैं। तो यही हमारा एक्चुअली सक्सेस है कि भाई हम सिर्फ गोवा या कोई एक स्टेट के लिए लिमिटेड नहीं है। सारा राष्ट्र के जो हमारे सारस्वत है, जो कम्युनिटी मेंबर्स है, वो इकट्ठा आते हैं, बिजनेस पे चर्चा करते हैं और एक दूसरे को क्या अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं उस पर डिस्कशन होता है। सो ये चलता रहेगा, हमारा कारवा बढ़ रहा है और वापस हम मे बी 1 साल बाद गोवा में यही कॉन्क्लेव करेंगे। थैंक यू। तो इस कॉन्क्लेव में पहुंचे कैप्टन नितिन हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है। सर, आपका स्वागत है राष्ट्रीय टीवी में। सबसे पहले दरअसल रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, तेज़ी से बदलाव आ रहा है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नए काम हो रहे हैं। ऐसे में ये कॉन्क्लेव को कैसे देखते हैं आप, कितना यूजफुल है ये कॉन्क्लेव? कॉन्क्लेव बहुत ही यूजफुल है बिकॉज हियर द आइडियाज कम इन, सो लॉट ऑफ पीपल विल पिच इन द आइडियाज, विल शेयर आइडियाज, विल कम विद लॉट ऑफ सॉल्यूशंस. So in that case, this is like a brainstorming where all the
realtors, constructions, and architects, engineers are going to pitch in. So that way, this is going to be there will be a very good outcome of this conclave. दरअसल रियल एस्टेट का मार्केट बहुत बड़ा है जिसमें कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कॉन्क्लेव के ज़रिए उन पर चर्चा करना। हाँ, उनके चर्चा करना। मैं जो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ कि अभी जो बात है कि हिल के ऊपर जब जब रियल इस्टेट्स आती है या बंगलोज आते हैं या बीडी आते हैं, तब आपको रास्ता बनाना पड़ता है। जब रास्ता आप बनाते हो तब हिल कट हो जाती है। अगर हिल कट हो गई तो वो कोलैप्स होने की, लैंडस्लाइड होने की बहुत सारी है और वो नेचर के अगेंस्ट है। जो भी अभी जो अपने पास स्लोप्स है या ये वैसे ही रहने चाहिए। सो मैं यहाँ आइडिया पिच कर रहा हूँ कि अगर आपको पहाड़ के ऊपर रियलिटी करना है या रियल एस्टेट बनाना है या घर बनाना है और कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके ऊपर जाने के लिए रास्ता मत बनाइए। देयर इज़ अ सिस्टम विच इज़ कॉल्ड एज अ फ्यूनिकुलर और इट इज़ कॉल्ड एज अ इंक्लाइंड एलिवेटर. Elevators go up and down. This is an inclined elevator which goes along the slope of the mountain. And then you can stop it at various stages and you can have your houses without disturbing the mountain slope. So we are the manufacturer of the first funicular in India with a patented design. So my request to all these participants are that if you're doing something on a mountain, don't make a road to go up the mountain, have a funicular. एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है जो आज के समय में उसको यूज़ करना ज़रूरी लगता है। यस, ज़रूरी है और ये ज़रूरी इस तरीके से है कि ये ज़रूरी कि इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। रियलिटी डजंट मीन दैट वी विल कट द फॉरेस्ट एंड वी विल हैव टू डू अ मास डिस्ट्रक्शन ऑफ द थिंग. वी विल मेंटेन द फॉरेस्ट एंड कोएग्जिस्ट विद द फॉरेस्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी इज़ अ नेसेसिटी ऑफ द टाइम. कॉन्क्लेव में कई सारे एमएसएमई से जुड़े लोग भी पहुंचे हैं, तो इस समय जो है एमएसएमई को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नए है. वी कैन सी लॉट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स व्हिच आर हियर. द नाउ यंग एंटरप्रेन्योर्स विल हैव टू टेक अप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट्स. सो इट विल प्ले अ लॉन्ग वे इन मोल्डिंग दोज पीपल. तो इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने कलकत्ता से पहुंचे हरीश सरस्वत। बहुत स्वागत है हरीश आपका राष्ट्र टीवी में, और खासकर इस कॉन्क्लेव के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं। रियल एस्टेट का सेक्टर कितनी तेज़ी से बदल रहा है और इस तरह के कॉन्क्लेव कैसे हेल्प करते हैं? धन्यवाद राष्ट्र टीवी का। मैं कलकत्ता से आया हूँ, मेरा नाम हरीश सारस्वत है और इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज करने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव या जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारे जो सारस्वत कम्युनिटी के जितने भी युवा एंटरप्रेन्योर हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन सब लोगों को एक मंच पे लेकर आने का और एक दूसरे से कैसे अपन एक दूसरे को व्यापार में प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे अपने को एक दूसरे को बेनिफिट दे सकते हैं, उसी चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया। तो मेरे लिए पहला अनुभव है ये। इससे पहले मैंने कभी सारस्वत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इवेंट अटेंड नहीं किए हैं और ये एक ऐसा थिंक टैंक और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ एंटरप्रेन्योर, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ उसको प्रमोट करता है। तो यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के स्टॉलवर्ट है जिनसे अपने को सीखने को मिला, जैसे टाटा प्रोजेक्ट के CEO MD हैं विनायक पाई जी, गजानन पाई जी जो F1 से हैं, और मिस्त्री जी हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो अपने सारस्वत कम्युनिटी के हैं और वो बहुत बड़े बड़े संस्थानों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छी पोजीशन पे हैं। तो उनसे अपने को सीखने को मिलता है, जो युवा सारस्वत बंधु हैं, जो बिज़नेस में हैं, जो जॉब में हैं, जो स्टार्टअप में हैं। तो ये एक अच्छा चीज़ है विच इज़ गुड फॉर द बिज़नेस। तो हम देखते हैं कि दूसरे कम्युनिटीज़ में भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि हमारा सारस्वत चैम्बर भी ग्लोबल चैप्टर है ऑलरेडी। ये हम चाहते हैं कि इसको पैन इंडिया लेके जाने के लिए, जहाँ पे भारत के दूसरे हिस्से में भी जो हमारे सारस्वत बंधु हैं, भाई बंधु हैं, जो व्यापार में हैं, दूसरे तरीके के भी व्यापार हैं, नॉट ओनली इन कंस्ट्रक्शन, देयर आर इन ट्रेडिंग्स एंड ऑल। सो वी जस्ट वांट टू कोलैबोरेट विद ईच एवरीवन एंड वी जस्ट वांट टू प्रमोट ईच अदर। सो आई वुड से thank you to the chapter for giving me opportunity to represent myself, my business, and to collaborate with each other to the other people who are into the same industry and take it forward for the growth of business, for the growth of individual. वही मेरा कहना है।
सारस्वत चैम्बर द्वारा रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया गया है और हमारे साथ चर्चा करने के लिए वासुदेव भट्ट जी मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? कॉन्क्लेव जो है ये सारस्वत चेंबर्स, जितने भी सारस्वत कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज शोकेस करें और कनेक्ट भी हो स्टॉलवर्ड से। जैसे आज हमारे यहाँ 6-7 स्टॉलवर्ड्स है जो बड़े बड़े कंपनीज़ के CEOs, CFOs और MDs है, एंड दे आर ऑल्सो, वो भी एक सारस्वत है। तो उनसे कनेक्ट करना ताकि उनका भी बिज़नेस बढ़ा रहे और उनको भी कनेक्ट मिले, ताकि उनका जो बिज़नेस है MSME से, दे कैन लुक एट ग्रोइंग देयर बिजनेस। दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ सारस्वत चेंबर्स। तो उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कॉन्क्लेव ज़रूरी होते हैं? हाँ, ये कॉन्क्लेव बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे सारे लोग मिल जाते हैं एक जगह पे। जैसे आज आपने देखा काफ़ी सारे 80 से 90 मेंबर्स हैं यहाँ पे जो कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से बात हो रही है उनकी। काफ़ी सारे सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स है, आर्किटेक्ट्स है, मेरा खुद का सॉफ्टवेयर है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। तो हमारा एक कनेक्ट मिल रहा है, तो लोगों को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, और ये नेटवर्किंग के ज़रिए हमारा बिजनेस भी बढ़ सकता है, वो कनेक्ट भी मिल सकता है। सो उद्देश्य है कि जो सारस्वत मेंबर्स है, जो कम्युनिटी है, सारस्वत कम्युनिटी है, उनके मेंबर्स को एक बेनिफिट मिले ताकि उनका धंधा बढ़े। तो इस कॉन्क्लेव में ऐसे कौन से की पॉइंट्स है रियल एस्टेट को लेकर जिन पर चर्चा होनी? जो सुबह का सेशन था जिसको होस्ट मैंने किया था, हमारा बेसिक उद्देश्य था कि जो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स आए, बड़े कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग काफ़ी सारे बड़े काम कर रहे हैं, जैसे स्टेडियम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो लोग, उनके कंपनीज उठाते हैं। तो कैसे MSME, एक छोटे बिजनेसमैन, जो छोटे व्यापारी है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कैसे कनेक्ट करे, कैसे उनको बिजनेस मिले, कैसे वो ग्रो कर सके, वही हमारा डिस्कशन था, जो अभी सेकेंड सेशन में भी कंटिन्यू होगा। गोवा के रियल एस्टेट को इस तरह के कॉन्क्लेव से फ़ायदा मिलेगा? 100% ज़रूर मिलेगा। तो हमारे साथ मौजूद है गजानन जी। सर, आपका स्वागत है राष्ट्र टीवी में। जिस तरह से इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कई की पॉइंट्स पर चर्चा हो रही है, पैनल डिस्कशन हो रहा है, तो ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये सारस्वत चैम्बर ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि ये कॉन्क्लेव किया है। इसमें सभी MSMEs है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, सप्लायर्स है, डीलर्स है, दे आर ऑल कनेक्टेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाकी का कंस्ट्रक्शन का काम से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके सारस्वत चैम्बर ने ये अच्छा काम किया है कि सबको मिला दिया है। और ये इससे मुझे ये लग रहा है कि सारस्वत कम्युनिटी का एक अच्छा होगा इससे, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज सेड दैट कि वो आप दूसरों को हेल्प करेंगे तो फिर पूरा का पूरा कम्युनिटी उद्धार होगा। तो ये कम्युनिटी के अंदर अंदर सब हेल्प करेंगे पब्लिक, तो ऊपर आ जाएंगे, सब लोग ऊपर आ जाएंगे, सबका अच्छा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। इसमें अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे, और हमने भी, हमारा पैनल था, पैनल ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। जो छोटे छोटे MSMEs है और सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनको क्या करना चाहिए ऊपर आने के लिए और तरक्की करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिया है। तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड स्टेप टेकन बाय। रियल एस्टेट का सेक्टर तेज़ी से बदल रहा है बदलते दौर के साथ, तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो भविष्य में आ सकते हैं जिनसे निपटना ज़रूरी है इस अगर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को और बड़े स्तर पर? मार्केट तो बहुत बड़ा है, एक्चुअली देखा जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत काम आने का बाकी है अभी। सबको एक ही चीज़ देखना चाहिए मेरे ख्याल से आज का डेट में, कि कैश फ्लो कैसे उसको मेंटेन किया जाए। तो कैश फ्लो एंड बॉटम लाइन प्रॉफिट्स होना चाहिए, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द मार्केट। ऐसा नहीं कि कोई ख़राब काम लिया और करके उसमें नुकसान कर लिया और फिर बंद करके चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं अंदर,
और आगे अभी आफ्टरनून में भी डिस्कशंस है, उसमें ये मैटर्स डिस्कस किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये इन लोगों को अच्छा आइडियाज़ मिल जाएगा इसमें से। तो इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बने संतोष कामत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है राष्ट्र टीवी में। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का सेक्टर तेजी से बदल रहा है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं प्रोफेशनली HVAC कंसल्टेंट हूँ, सो सबको ठंडा रखने का जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरा होता है। तो मैं बड़े बड़े प्लांट्स लगाता हूँ, बड़े बिल्डिंग्स में, फैक्ट्रीज में वगैरह। अभी आज का जो यहाँ पे ये फंक्शन है सारस्वत चैम्बर का, तो इसमें ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने 2 सेशंस रखे हैं। उसमें से एक सेक्शन है जो ग्रीन बिल्डिंग्स के ऊपर है। आप जानते होंगे कि ग्रीन बिल्डिंग्स मतलब ये एक तरीका है बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का और उसको बाद में मेंटेन करने का भी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन इधर उधर हो रहा है, पर्यावरण का मतलब नाश हो रहा है बहुत जगह पे, और ऐसे मतलब वो कंस्ट्रक्ट करते हैं कि मतलब कोई ध्यान नहीं देते हैं। पावर जो होता है वो बेहिसाब उसमें बिजली खपत हो जाती है। फिर जो लगाते हैं उसके अंदर AC, उसमें भी बहुत सारी बिजली चली जाती है। तो इसमें ये जो ग्रीन बिल्डिंग्स है उनके जो कंसेप्ट्स हैं बेसिकली वो एक आपके लिए गाइडलाइंस है कैसे आपको करना है, जिसकी वजह से आप जो भी सामान बिल्डिंग्स में इस्तेमाल करते हैं वो आइदर रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हो या जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं वो रिसाइकल होने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। तो और पर्यावरण का भी नाश कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो उनका बिल्डिंग में जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो वेस्ट डेवलप हो जाता है, उसको कई बार क्या होता है कि वो यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं नाली में, तो उसके वजह से भी पर्यावरण का नाश होता है। तो उसको पूरी तरह से सीवेज ट्रीटमेंट करके उसका यूसेज करना वगैरह, ये सब ग्रीन बिल्डिंग्स के नॉर्म्स हैं। मतलब गवर्नमेंट के कानून तो हैं ही, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग के जो नियम हैं वो उससे भी आगे हैं बढ़कर। और मेन इसमें फोकस ऐसा है कि हमारे जो प्लैनेट है, हमारा प्लैनेट मतलब अर्थ प्लैनेट का, उसको हमें संभाल के रखना है। आगे वाली हमारी जो नस्लें हैं, जनरेशन्स है, उसके लिए हमें संभाल के रखना है। रियल एस्टेट का सेक्टर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में काम कर रहा है पैरेलल? हाँ, मतलब अभी क्या होता है कि हमारे देश में तो करप्शन है ही। आप कितना भी रूल्स करेंगे तो लोग बाईपास तो कर ही लेते हैं। तो हमारे इसमें जो हमारी जो माइंड जो होती है उसको ग्रीन करने का समय आ गया है। सिर्फ बिल्डिंग ग्रीन, रेगुलेशन ग्रीन, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा जो माइंड है सेटअप, उसको भी हमें ग्रीन करना चाहिए। हमारी जो डिसिप्लिन है उसको हमें ग्रीन करना चाहिए, और उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ कायदा कानून करने से चीज़ें इम्प्रूव नहीं होती हैं, कुछ हद तक होती हैं, लेकिन अगर पूरा तरीके से करना है और हमें जो डेवलप्ड जो विकसित देश है उनकी अगर लाइन में हमें जाके पहुंचना है, तो हर आदमी का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने माइंड को ग्रीन करे। पहले इस तरह के कॉन्क्लेव हेल्प करते हैं। इनके 2 सेशंस हैं। एक तो ग्रीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, वहाँ बातचीत होगी पैनलिस्ट के अंदर, और उसका दूसरा जो सेशन है वो है मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट। हमारे देश में बहुत बार क्या होता है कि मिसमैनेजमेंट ज़्यादा हो जाता है। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, उसका ये होता है कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल में ख़त्म करना है, वो 10 साल भी ख़त्म नहीं होता है। तो उसकी जो है ना फाइनेंशियल जो होती है, आर्थिक उसका खर्चा बढ़ता है, और जब तक वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है कभी कभी तो वो टेक्नोलॉजी आउटडेट भी हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी साल पहले गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग हाथ में ली। वहाँ पे वो सोचते थे कि सारे जो उन्होंने भाड़े पे जो लिए हैं जगह, वो सब लोगों को वो वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, लेकिन वो बनने में 10 साल हो गया। तब ऐसा हो गया कि लोग जो नंबर्स थे उनके स्टाफ इतने बढ़ चुके थे, तो वो सारे भाड़े के जो मकान थे वो उनको रखना पड़ा, वो छोड़ नहीं पाए, क्योंकि डिले हो गया प्रोजेक्ट में। अगर वो तुरंत हो जाता वो सारे खाली करवा देते, यहाँ पे शिफ्ट हो जाते, नहीं होता है। तो सारे प्रोजेक्ट्स में डिले, जिसकी वजह से
आर्थिक जो होता है अपना एक्सपेंडिचर वो बढ़ता है, और फाइनली काफ़ी पैसा, अगर गवर्नमेंट की बिल्डिंग है पैसा तो पब्लिक के जेब में से ही जाता है, तो सबके ऊपर इसका असर होता है। इसीलिए ये जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो सेशन है वो ऐसे नुक्स बताएंगे, टूल्स बताएंगे, जिसके वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं पूरे साइट का जो कामकाज होता है, और पर्टिकुलर जो डिज़ायर टाइम लिमिट है जो कॉन्ट्रैक्ट में कबूल किया हुआ है उसके हिसाब से काम करेंगे वो फिर इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बने आर्किटेक्ट अविनाश बोरकर जी हमारे साथ मौजूद है। अविनाश जी, स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी में। एक महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव का यहाँ आयोजन है, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन से जुड़े कई सारे की पॉइंट्स पर इसमें चर्चा हुई है, और चूंकि कंस्ट्रक्शन से पहले आर्किटेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, डिज़ाइनिंग सही होगी तभी कंस्ट्रक्शन सही होगा, क्या मानते हैं? हाँ, ये तो सही है कि डिज़ाइन सही होना चाहिए। अगर गोवा की बात करें तो गोवा में जो क्लाइमेट है हमारा, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन अगर हो गया तो फिर उसका फ़ायदा अच्छा होता है। मगर हमने ये देखा है कि बहुत से आर्किटेक्ट जो गोवा में काम कर रहे हैं वो बाहर से है, गोवा से नहीं है। तो बहुत जगह पे मैंने बहुत एरर्स देखे हुए हैं कि वो क्लाइमेट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, वहाँ का यहाँ का आर्किटेक्चर गोवा में थोपते, और फिर वो लीकेज हो जाती है उनको, या फिर हीट हो जाती है। तो यहाँ का जो डायरेक्शंस है, विंड डायरेक्शन, सन डायरेक्शन, रेन डायरेक्शन, ये सब रखते हुए, मध्य रखते हुए सब डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, विंडो को छज्जा जैसी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हिसाब से अगर करेंगे तो फिर डेफिनेटली ऐसा घर होगा यहाँ पे, या ऐसे बिल्डिंग होगी जो इस क्लाइमेट को सूट होगी और सराउंडिंग के साथ मर्ज हो जाएगी। अभी हम बदलते समय के साथ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, उसमें क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं जब उसकी डिज़ाइनिंग शुरू होती है? तो क्या हर्डल्स होते हैं जिनको बहुत सही तरीके से मैनेज करना होता है ताकि जो बड़े कंस्ट्रक्शन होने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो? मेनली देखिए, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अवेलेबल है, रोड की विड्थ कितनी है, क्या इतने बड़े बिल्डिंग, इतना बड़े प्रोजेक्ट के लिए जब गाड़ियाँ आएगी जाएगी तो क्या वो सफिशिएंट है, या द पीपल हु आर स्टेइंग ऑन द वे, जो लोग रहते हैं उनको कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रिकल सप्लाई, क्योंकि गोवा में खुद की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती नहीं है, वी आर डिपेंडिंग ऑन आवर नेबर्स, कर्नाटका, महाराष्ट्र से आती है। तो क्या उसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और वाटर सप्लाई, ये तीन चीज़ें अगर हो सकेगी वहाँ पे अवेलेबिलिटी, तभी वो बड़े कंस्ट्रक्शन का परमिशन देना या फिर उतना बड़ा कंस्ट्रक्शन होना बनता है। नहीं तो फिर पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसके बाद में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को परमिशन मिलनी चाहिए या ऐसे बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पे होने चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बने गुरु प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका स्वागत है राष्ट्र टीवी में। इस कॉन्क्लेव का आयोजन गोवा में हुआ है और कई सारे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े की पॉइंट्स पर इसमें चर्चा हो रही है, कितना हेल्पफुल है क्योंकि गोवा में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। क्या होता है, ऐसा संगठित एक संस्था या ऑर्गेनाइजेशन होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग सब अपने धंधे में, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, और जब वो सब साथ में आते हैं और कुछ बात होती है तब एक कुछ निष्कर्ष होता है कि ऐसा आगे काम बढ़ना चाहिए। और संगठित रहने से कुछ भी दुविधा आई या कुछ भी संकट आ गया तो उसको फेस करने के लिए बहुत आसानी होती है, और हमको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हम अपना जो काम है वो अपने भाइयों के बीच अपना कौशल्य दिखा सकें और अपना काम आगे बढ़ा सकें। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कंस्ट्रक्शन कॉन्क्लेव्स बार बार होते रहें, और जो अपने भाई हैं वो सब एक साथ आके एक बार अपना कौशल्य और ये सब प्रदर्शित करें इसमें। तो चर्चा करने के लिए प्रवीण जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका स्वागत है राष्ट्र टीवी में। इस कॉन्क्लेव का आयोजन गोवा में हुआ है और हमने देखा है कि गोवा में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है वो तेज़ी से बदला है, तो ये कॉन्क्लेव कितना हेल्पफुल है, खासकर अगर गोवा की बात की जाए? गोवा में सारस्वतों में काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, और बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक पैनल भी है आज ग्रीन बिल्डिंग के ऊपर। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन ना बने, वो सही तरीके से बने ताकि गोवा की खूबसूरती मेंटेन की जा सके। अनाप शनाप कंस्ट्रक्शन करके जो बर्बादी हो रहे हैं, हम उसके
साथ में बिल्कुल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि गोवा की सुंदरता मेंटेन करते हुए इसको और कैसे निखारे, ये एक बहुत बड़ा मकसद है आज का। ये गोवा के लिए हेल्पफुल है। मोस्ट डेफिनेटली देखो, साथ में आके सहविचार से काम करेंगे और मकसद बनाएंगे कि हमको ग्रीन बिल्डिंग बनाने हैं, तो ये तो बहुत अच्छा डायरेक्शन है। डेफिनेटली इट विल हेल्प। तो इस कॉन्क्लेव में देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योर्स पहुँचे हैं और गुजरात से हमारे साथ मौजूद है हार्दिक और विरल, जिनका काम मैन्युफैक्चरिंग का है टाइल्स में, राइट। तो इस तरह के कॉन्क्लेव किस तरह हेल्प कर रहे हैं? जी बेसिकली ये जो कॉन्क्लेव रहते हैं ना, वो गेट टुगेदर का एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स नई नई अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग एज के, अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं, जिसके कनेक्शन से क्या होते हैं कि भाई एक दूसरे को कोई ना कोई प्रोडक्ट देना है। एज अ मैन्युफैक्चरर वी आर सर्चिंग फॉर गुड क्लाइंट्स। सेम वे जो क्लाइंट्स रहते हैं उसको भी अच्छे लोग चाहिए, प्लस जिन लोगों को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लोगों से कांटेक्ट नहीं है, तो ये जो ग्रुप है हमारा, उनको क्या ज़्यादातर यहाँ पे बिल्डर या कंस्ट्रक्शन फील्ड के लोग हैं, तो डायरेक्ट मोरबी से अगर हमसे कनेक्ट होते हैं तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होता है, अच्छी वेराइटीज़ मिलती है और ट्रस्ट वर्दी पीपल के साथ मतलब गेट टुगेदर हो जाता है, तो फ़ायदा है। कई सारे चैलेंजेस आते हैं जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या इस तरह के कॉन्क्लेव हेल्प करते हैं? चर्चा होती है उन पर, फिर सॉल्यूशंस भी मिलते हैं? जैसे भैया ने बोला कि नेटवर्किंग तो यहाँ पे होता है, मिलते हैं हम एक दूसरे को, वैसे ही हर एक बंदे का हमें नॉलेज भी मिलता है, तो वो अपना कुछ शेयर करते हैं, हम अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और जैसे हमारे टाटा के सर जो है वो वहाँ यहाँ पे आए एज अ चीफ गेस्ट, तो उसने भी अपना नॉलेज शेयर किया, तो ये पूरा थोड़ा नॉलेज शेयरिंग भी रहता है और नेटवर्किंग भी मिलता है, नॉलेज बिजनेस का नॉलेज भी हमें डेवलप होता है। हर एक लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं कि भाई ये चैलेंजेस आती है, ये चैलेंज हमारे फील्ड में ये आता है या दूसरे के फील्ड में ये आता है, तो नॉलेज शेयरिंग भी पूरा रहता है। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें, जो आज हमने सुबह सीखा कि भाई कोई बंदा ऑलरेडी ये फील्ड में है, जो कुछ गलतियाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उन्होंने हमको बताया कि भाई एज अ बिजनेस ओनर अब ये सब गलतियाँ दोहराओ मत, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कर ली है, तो आप ये सब चीज़ों करो और ये नहीं करो। जो डू और डोंट्स ऑफ द बिजनेसेस है ना, वो बहुत काम में आ रहा है। यंग, चूँकि आप यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यूथ को आप कैसे इनकरेज करना चाहेंगे? इस सेक्टर में कितनी अपॉर्चुनिटी? ये सेक्टर इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है और हमारा जो इंडस्ट्री है वो तो पूरे वर्ल्ड में फास्ट मूविंग में है, तो हमारे रिलेटेड किसी बंदे को अगर कुछ भी काम है तो दे कैन फील फ्री एंड कनेक्ट अस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे काम है, कर सकते हैं साथ मिलके। यस। तो इस कॉन्क्लेव में देश के अलग अलग राज्यों से रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े कई सारे उद्योगपति पहुँचे हैं, साथ ही साथ एमएसएमई से जुड़े उद्यमी भी पहुँचे, यंग एंटरप्रेन्योर्स भी पहुँचे हैं। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य यही है कि रियल एस्टेट के सेक्टर में तेज़ी से जो बदलाव हो रहा है उस पर चर्चा की जाए। 2 सेशंस का इसमें आयोजन किया गया। एक सेशन में ग्रीन कंस्ट्रक्शन को लेकर चर्चा हो रही है, एक सेशन में मैनेजमेंट, जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रियल एस्टेट का काम जो होता है, उसको कैसे मैनेज करना है, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, आने वाले समय में उससे कैसे निपटना है, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है उनको कैसे अडॉप्ट करके अपने काम को आगे बढ़ाना है। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य यही है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी इनकरेज किया जाए, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ सेक्टर है हमारे देश का। ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है, और ये जो मंच है वो ऐसा ही मंच है, यहाँ देश भर से लोग जुटे हैं और इसी मंच पर तमाम नेटवर्किंग हो रही है, चैलेंजेस पर चर्चा हो रही है, ग्रीन कंस्ट्रक्शन पर चर्चा हो रही है, रूल्स रेगुलेशन कैसे है और कैसे उनको मैनेज करना है। और तमाम लोगों से हमने चर्चा की है और उनसे जाना है कि उनका कैसा अनुभव इस कॉन्क्लेव में रहा है। कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं प्रशिता शर्मा, राष्ट्र टीवी, मडगांव।